हाय, भाविन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने किस प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और किन किन कैरेक्टर्स को उसने चूज किया। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। वो बचपन से ही उनकी थोड़ी रुचि खेतीबाड़ी एंड पशुपालन में थी। उनकी परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपने खेतों में काम करते थे। वहां काम करते करते उनकी रुचि नेचर में डेवलप हो गई। एक्चुअल में तो जो मेंडल है वो टीचर बनना चाहते थे, बट उस समय कोई लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना होता था, वो उनसे हुआ नहीं, तो वो चर्च के पादरी बन गए। अपने चर्च की मोनेस्ट्री में ही उन्होंने गार्डन पी पे अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, जिसको एडिबल पी भी बोलते हैं। और जो पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है पाइजम स्टाइबम। ये आ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। एक्चुअल में मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 सालों तक वहां पे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद जो पोस्टुलेट एंड प्रिंसिपल्स दिए अपने एक रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखे और रिसर्च पेपर को पब्लिश कराया। जो रिसर्च पेपर था उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जिस जर्नल में उन्होंने इसको पब्लिश किया उसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। कब पब्लिश किया? 1866 में। अब ये बोला जाता है ना बच्चों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब मेंडल ने 1866 में अपने पब्लिकेशन तो कर दिया था इसका, बट किसी ने भी मेंडल की बातों पे ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्यों मेंडल का काम इस वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया उनके जीते जी? उसके कुछ रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि जिस जर्नल में उन्होंने अपना पब्लिश कराया वर्क, उसका लिमिटेड सर्कुलेशन था, वो ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच ही नहीं पाई। दूसरा क्या किया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया, मैथमेटिक्स के लॉजिक्स को यूज किया। तो उस समय के समकालीन साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी अचंभे की बात थी कि भाई कोई बायोलॉजी में मैथ्स को कैसे यूज कर रहा है। तीसरी बात यह थी कि उस समय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की एक बुक आ गई थी। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आ चुकी थी उस टाइम तक। तो पहली बार इस संसार में कोई आदमी ये बोल रहा था, चार्ल्स डार्विन ये बोल रहे थे कि हम एप्स और मंकी के रिश्तेदार हैं। अब इसकी ऐसी बातों को सुन के आज से 150-200 साल पहले लोगों के लिए बड़ा अचंभा हो गया। और लोगों ने क्या किया कि जो ये चार्ल्स डार्विन है इनके पुतले फूकने स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों ने इनकी बात को सपोर्ट भी किया। इसी बीच जो मेंडल का 1866 में पब्लिकेशन हुआ था उसके रिसर्च पेपर का, उसकी बातों पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेंडल्स का एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, उसने तो सिर्फ नेचुरल साइंस एंड हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, कोई साइंटिस्ट तो वो था नहीं, तो उसकी बातों पे लोगों ने वैसे भी ध्यान नहीं दिया। मेंडल ने बोला था कि किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। उस समथिंग को मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया। वो तो 1900 में जॉनसन ने बताया कि वो फैक्टर नहीं है, वो जीन है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये कुछ बातें थी जिनके कारण मेंडल का काम रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। बट मेंडल ने गार्डन पी को क्यों चूज किया वो हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसके कुछ रीजंस थे जो हमें स्टडी करने हैं। 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी। 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी। 1866 में उनका पब्लिकेशन हुआ था और 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। जब तक वो मरे थे उनके काम को कोई रिकॉग्निशन मिला ही नहीं था। उनकी पब्लिकेशन के 34 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल्स के काम को रिपब्लिश कराया। मेंडल के काम को पढ़ा और बताया कि वो 34 साल पहले जो मेंडल साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वो साइंटिस्ट कौन कौन थे? ह्यूगो ड्यूवरीज, कार्ल कोन्स एंड वॉन टेशरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जो रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल थे। उन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और लोगों को बताया भाई 34 साल पहले जो मेंडल साहब बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन के लिए समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, और वो सही बात बोल रहे थे। अब ये बेचारे 1884 में
तो इनकी डेथ हो गई थी। इनके मरने के 16 साल बाद लोगों ने इनको बोला कि यही फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और आज तक हम पढ़ रहे हैं कि कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। जीते जी तो इनको अपने काम का रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर मरने के 16 साल बाद इनके काम को रिकॉग्नाइज किया। 3 साइंटिस्ट ने इनके काम को रीडिस्कवर किया, और इसलिए आज भी कहा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और उसने किस प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट पे। और पी प्लांट को क्यों चूज किया वही हमें पता करना है अभी। एक्चुअल में तो मेंडल वाज इंटरेस्टेड इन हनी बी, और उसने माइस पे भी एक्सपेरिमेंट किए, फिर भी उसने पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्योंकि बच्चों इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट एनिमल के केस में कंट्रोल ब्रीडिंग करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है, इसलिए पी प्लांट को चूज किया गया। और उसके क्या रीजंस थे वो हम पढ़ते हैं। एक रीजन ये था कि पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि वो फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो। और एक फ्लावर के केस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं कार्पल। एक जो फ्लावर होता है उसकी बाहर वाला वॉल होता है, बाहर वाली पत्तियां होती है, उसको बोलते हैं सेपल, और उससे अंदर वाली पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं पेटल। और इस सेपल और पेटल के बीच में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो ये स्टेमन होता है और ये पूरा का पूरा कार्पल होता है। तो ये अगर ये दोनों एक फ्लोर में प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल। और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर में प्रेजेंट हो, एक में तो ओनली स्टेमन प्रेजेंट हो और दूसरे में ओनली कार्पल प्रेजेंट हो, तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, वो फ्लावर कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जो ये पी प्लांट था इसमें क्या था कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना एक ही फ्लावर में प्रेजेंट थे, और वो फ्लावर भी क्या था, अनक्लोज था। अनक्लोज का मतलब है कि ये जो होल थे इन्होंने ये ढका हुआ था। तो इससे क्या होता था कि नेचुरली बिफोर ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूल के खिलने से पहले ही सेल्फ पोलिनेशन हो जाता। और पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि एक एंथर होती, ये एंथर होता है, जो ये एंथर है इसमें एक एंथर में 2 पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और दोनों एंथर में कितने पोलन ग्रेन हो गए, 4। ये पोलन ग्रेन यहां से आके और फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पे आ जाए, ये उसको स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। इसको स्टाइल बोलते हैं और इसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो पोलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ये यहां से उड़ के यहां आ जाए, यहां से और इस पे आ जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होता है जब एक ही फ्लावर से, जब यहां से पोलन ग्रेन यहां चला जाएगा तो सेल्फ पोलिनेशन, और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से यहां पे आए बाय इंसेक्ट, बाय एयर, अगर पोलन ग्रेन यहां उड़ के आ जाए या इंसेक्ट के पैरों से अटैच होके आ जाए तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब पी प्लांट के केस में ना ये दोनों ही पॉसिबल थे। कैसे बच्चों, वो देखो कि फ्लावर खिला ही नहीं, फ्लावर के खुलने से पहले ये क्या होता था कि यहां से पोलन ग्रेन इसके इधर चला जाता था, यहां से इसके इधर चला जाता था पोलन ग्रेन, और ये सेल्फ पोलिनेशन हो जाता था। तो जो ये पी प्लांट है इसमें क्या है कि नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट था, और क्रॉस पोलिनेशन इसमें हम कर सकते थे। वो कैसे, जब ये फ्लावर खिल जाता था, ये अनकवर हो जाते थे दोनों पार्ट, तो क्या होता था इसमें क्या होता था, इसमें इस मेल पार्ट को हटा दिया जाता था, और उस प्रोसेस को बोलते थे इमैस्कुलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डेफिनेशन में आता है। ये क्या है, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब बच्चों देखो, एक फ्लावर में ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसमें से क्या हटा दिया, ये वाला हटा दिया, ये मेल पार्ट हटा दिया, अब ये क्या बच गया, फीमेल पार्ट वाला फ्लावर बच गया। तो किसी दूसरे प्लांट के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन लाके यहां पे डस्टिंग कर दी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूं टोल प्लांट को
और डोर्फ से क्रॉस किया। क्रॉस का मतलब ये तो नहीं है कि एक प्लांट ये है एक प्लांट ये, इन दोनों को आपस में बांध दिया और क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस का मतलब प्लांट के केस में ये नहीं होता है। प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि भाई ये ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन अपने आप से या इंसेक्ट से अटैच होके या खुद से उस पे जाके गिर जाता है, किसी ना किसी तरीके से यहां पे पहुंचता है। इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है कि देखो, अब ये हम क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग करवा सकते हैं। कैसे क्रॉस पोलिनेशन होगा इसका तो हमने ये पार्ट हटा दिया है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर से हम एंथर, वहां पे प्रेजेंट एंथर से हम पोलन ग्रेन लेके आएंगे, एक ब्रश से, फाइन ब्रश से लेके आएंगे और इसके इधर हल्का सा झाड़ देंगे और उसमें लगे पोलन ग्रेन इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे और ये क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो पी प्लांट में दोनों चीज प्रेजेंट थी। नेचुरली तो क्या था, सेल्फ पोलिनेशन, और उसमें हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते थे, क्रॉस पोलिनेशन। कैसे कर सकते थे, इमेस्कुलेशन कर देते, इमेस्कुलेशन करके उसको बटर पेपर से ढक, इसका इमेस्कुलेशन कर दिया, ये मेल पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट को रिमूव कर दिया और इसको इस पे हमने एक बटर पेपर से कवर कर दिया ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन आके इस पे डिपॉजिट ना हो जाए। फिर इस बटर पेपर को हटाया, एक फाइन ब्रश से दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन लेके आए और इस पे छिटक दिए और फिर से इसको कवर कर दिया ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए, तब तक ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जर्मिनेट ना कर ले। और पोलन ट्यूब से ये मेल गेमेट अंदर की तरफ चला जाएगा, यहां से डिपॉजिट होगा, पोलन ट्यूब ग्रो होगी, यहां तक जाएगा, यहां प्रेजेंट ओव्यूल में जो एग सेल प्रेजेंट होती है उसके साथ फ्यूजन कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये एक करैक्टर था कि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते थे, सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता था और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता था, इसलिए पी प्लांट को चूज किया गया था। जो पी प्लांट था उसमें इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल थे। जैसे एक करैक्टर हाइट है तो उसमें दो ट्रेट अवेलेबल थे, टॉल एंड डॉर्फ, उनमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकते थे। जैसे एक करैक्टर हाइट, उसमें टॉल प्लांट भी होंगे और डॉर्फ प्लांट भी होंगे, इजीली उनमें डिफरेंस किया जाता था। जो टॉल होगा वो 6 फीट टॉल होगा और जो डॉर्फ होगा वो 1 to 2 इंचेस होगा, तो इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। पोड कलर को, जैसे पोड कलर क्या था, ग्रीन और येलो, और पोड से, ये पोड होता क्या है, फली, मटर की फली, मटर की फली फूली हुई है वो डोमिनेंट करैक्टर है, मटर की फली पिचकी हुई है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रिसेसिव करैक्टर है। इस तरीके से जो इसमें करैक्टर प्रेजेंट थे उनकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल थी। एक बहुत ज्यादा बड़ा था तो एक बहुत ज्यादा छोटा था, एक ग्रीन था तो दूसरा येलो था, एक पे फ्लावर साइड्स में थे तो एक पे फ्लावर बिल्कुल इसके ऊपर थे, टर्मिनल फ्लावर थे। इस तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल थे पी प्लांट में। पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन था बच्चों, अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन नहीं होता तो 100 जनरेशन को स्टडी करने के लिए पता नहीं कितने ही जन्म लेने पड़ते। इसलिए किसी भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके और फिर उस रिजल्ट को देख के हम आगे एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये शॉर्ट लाइफ स्पैन मिलता था इसमें, जिसमें 3 से 4 महीनों में उसको सीड मिल जाते थे, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड उगा देता था, जिसे प्लांट उगाते थे। अब इसके बाद क्या था, जो पी प्लांट की साइज थी वो स्मॉल थी, उसके फ्लावर की साइज भी स्मॉल थी, उनको इजीली हैंडल किया जा सकता था, इजीली उनको कल्टीवेट किया जा सकता था और उनको ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं थी। ये भी एक बेनिफिशियल करैक्टर था जिसके लिए इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया गया। और जो सैंपल साइज थी वो लार्ज थी। सैंपल साइज लार्ज होने का क्या मतलब है, अगर लार्ज सैंपल साइज होगी तो रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब इसमें क्या है, सिंगल मैटिंग में लार्ज नंबर ऑफ सीड मिलते थे। अब लार्ज नंबर ऑफ सीड से क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट उगाए जाते हैं। अगर एक तो 100 प्लांट उगाए और एक 1000 प्लांट उगाए, अगर 1000 प्लांट में 100 को डिजीज हो भी जाएंगे तो 1900 तो होंगे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर हम 100 प्लांट उगाए और 100 में से 90 को डिजीज होगी और 10 रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या ही फायदा है। तो लार्ज सैंपलिंग साइज से क्या होता है, रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बढ़ती है। जो पी प्लांट था उसमें प्योर वैरायटी अवेलेबल थी। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर कोई टोल प्लांट है और कोई डॉर्फ प्लांट है, अगर इस टोल को टोल से ही सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए, टोल को टोल से ही सेल्फ पोलिनेट कराया जाए तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या मिलेगा, टोल मिलेगा, प्योर लाइन मिलेगी। तो प्योर लाइन क्या होती है, वो प्रोजेनी जो अपने पेरेंट्स के जैसे करैक्टर शो करे। जैसे टोल को टोल से क्रॉस कराया तो बच्चों ये प्रोजेनी है, ये कैसा करैक्टर शो कर रही है, अपने पेरेंट्स का करैक्टर शो कर रही है।
इसी तरीके से डॉर्फ को डॉर्फ से अगर क्रॉस कराया जाए, सेल पॉलिनेशन कराया जाए, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन डॉर्फ ही मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन में भी डॉर्फ मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी डॉर्फ मिलेगा, कितनी जनरेशन चले जाओ डॉर्फ ही मिलेगा। इसको बोलते हैं प्योर लाइन। तो प्योर करेक्ट वैरायटी अवेलेबल थी किसमें? इसमें पी प्लांट में। तो ये भी एक बेनिफिशियल करेक्टर था इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि किसी को टोल ही चाहिए, अगर मेंडल चाहता था कि उसे सिर्फ टोल ही प्लांट चाहिए तो वो क्या कराएगा? सेल पॉलिनेशन कराएगा। और दूसरा एक और बेनिफिट ये था कि जो F1 हाइब्रिड था तो उसको फर्टाइल मिल रहे थे। F1 हाइब्रिड फर्टाइल मिलने का ये मतलब है, फर्टाइल का मतलब है जिसमें आगे वो सीड जो आगे चल के क्या करे? वाइबल प्लांट बना सके। वाइबल सीड जो आगे चल के उग के क्या बनाए? प्लांट बना सके, वो होता है फर्टाइल, जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अवेलेबल हो। तो क्या है, जो F1 हाइब्रिड जैसे टोल एंड डॉर्फ का क्रॉस कराया, टोल एंड डॉर्फ का क्रॉस कराया, जो F1 मिला वो सारे के सारे टोल थे, पर वो क्या थे? फर्टाइल थे। अगर इनका सेल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए तो ये इससे प्लांट उगते थे, ना कि ऐसा नहीं था कि ये सीड आगे चल के प्लांट ही ना उगाए। तो F1 हाइब्रिड का फर्टाइल होना भी एक बेनिफिट था। अगर ये फर्टाइल नहीं होते तो इससे आगे तो एक्सपेरिमेंट जाता ही नहीं। ये पेरेंट थे, ये ऑफस्प्रिंग थे, तो F1 जनरेशन से आगे कोई भी एक्सपेरिमेंट जाता ही नहीं। तो मेंडल तो वैसे भी F2, F3, F4 जनरेशन तक गया था। तो ये सारे करैक्टर थे जिनके लिए पी प्लांट को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया गया मेंडल के द्वारा। तो कौन कौन से थे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सो मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? इसके रीजंस थे जो हमने पढ़ लिए हैं कि भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते थे, जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था, इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल थे, प्योर वैरायटी अवेलेबल थी, F1 हाइब्रिड जो मिल रहे थे वो फर्टाइल थी, और जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था, लार्ज सैंपल साइज था। ये सारे रीजंस थे जिनके कारण मेंडल ने पी प्लांट को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया। अब हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से करैक्टर को स्टडी किया। मेंडल ने पी प्लांट के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया। वो करैक्टर कौन कौन से थे और उनके कौन कौन से ट्रेट उसने स्टडी किए वो हम पढ़ते हैं। पहला उसने स्टडी किया स्टेम हाइट, जैसे उसने स्टेम की हाइट को स्टडी किया। जो स्टेम हाइट थी वो क्या थी? टोल एंड डॉर्फ। टोल एंड डॉर्फ, या तो जो प्लांट थे वो टोल थे या फिर डॉर्फ, ये करैक्टर शो करे तो उसने स्टेम हाइट को लिया। दूसरा उसने लिया फ्लावर कलर को। फ्लावर क्या हो? फूल क्या होंगे? वॉयलेट कलर के। तो वॉयलेट क्या था उसमें? डोमिनेंट, और व्हाइट क्या था उसमें? रिसेसिव। इसके बाद उसने या पोड शेप और फ्रूट शेप। पोड होती है फली, फलियों की शेप। अगर फलियों की शेप ऐसी थी, फूली हुई फली, फूली हुई फली को उसने नाम दिया क्या? इन्फ्लेटेड फूली हुई फली। और पिचकी हुई फली को उसने नाम दिया क्या? कॉन्स्ट्रक्टेड फली। कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब पिचकी हुई। अब ये तो थी शेप, इनका कलर क्या था? कलर ये था, पोड कलर क्या था? ग्रीन था, वो डोमिनेंट था, और जो येलो था वो क्या था? रिसेसिव था। और जो फिर उसने लिया सीड की शेप। सीड की शेप राउंड शेप, राउंड शेप ऐसे, और रिंकल शेप इस तरीके का रिंकल शेप ये होता था। ये है सीड की शेप। और सीड का कलर क्या है? ये डोमिनेंट होगा, येलो अगर ये होगा तो डोमिनेंट, और ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव। हमें ये तो पता है डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो रिसेसिव की प्रेजेंस में, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं। और रिसेसिव वो होते हैं जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में वो नहीं करते, अपने आप का एक्सप्रेशन शो नहीं करते। ये होते हैं रिसेसिव ट्रेट। ये ओनली होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो मेंडल ने किन किन करैक्टर को स्टडी किया? उसने स्टेम हाइट को स्टडी किया, फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन। अब फ्लावर की पोजीशन क्या है? अगर फ्लावर बिल्कुल टर्मिनल पे, ये जैसे फ्लावर है बिल्कुल टर्मिनल पे जाके अगर फ्लावर उगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव। और अगर जो ये टिप है इसकी, अगर इसके साइडों में फ्लावर आए तो वो कहलाएगी एक्सियल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो टर्मिनल होती है वो रिसेसिव। ये फ्लावर की पोजीशन होती है। फ्लावर का कलर हमने देख लिया है क्या? वॉयलेट एंड व्हाइट। और फ्लावर की पोजीशन क्या होती है? एक्सियल। एक्सियल का मतलब साइड में उगी हुई, और टर्मिनल का मतलब फ्लावर बिल्कुल टिप पे हो।
और फ्रूट शेप हमने देखी फूली हुई फली इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड होती है पिचकी हुई फली। पोड कलर हमने देखा क्या है, ग्रीन तो होता है डोमिनेंट और येलो होता है रिसेसिव। सीड शेप हमने देखी क्या होती है, राउंड होती है डोमिनेंट और रिंकल होती है रिसेसिव। सीड कलर हमने देखा जो येलो होता है वो डोमिनेंट और जो ग्रीन होता है वो रिसेसिव। ये कैरेक्टर स्टडी किए थे। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक स्टेम हाइट का, दो फ्लावर के, दो फलियों के और दो सीड की शेप और सीड के कलर, ऐसे हम याद रख सकते हैं। एक स्टेम हाइट, दो फ्लावर के, दो पोड के और दो सीड के। इस तरीके से 7 के कैरेक्टर उसने स्टडी किए थे और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ये हैं, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, सिर्फ हमें ये याद रखना है। तो इस सेशन में हमने पढ़ा कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया और उसने पी प्लांट के कौन से कैरेक्टर को स्टडी किया। और पाइजम स्टाइवम पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है। इमेस्कुलेशन प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है और पी प्लांट को चूज करने के क्या क्या रीजंस थे। और हमने ये भी देखे कि मेंडल्स को अपने काम का रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, ये सारा हमने इसमें पढ़ा है। यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज इमेस्कुलेशन, वो कौन से कैरेक्टर उसने स्टडी किया था, नेम द होल कैरेक्टर, और कौन से रीजंस थे जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू भाविन ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।